दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। आज हम आपके सामने उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो पिछले 7 सालों से नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं और उन्होंने नक्सलवाद के मर्म को भी समझा है और जो नक्सलवादी जो हैं जिन्होंने कि अपने को समाज की देश की मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश की, उनको शामिल होने का पूरा अवसर दिया, ना केवल अवसर दिया बल्कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके नाम की जो इनाम की राशि थी वो भी उन्हीं के बीच डिस्ट्रीब्यूट एक शेड्यूल के तहत जो है 1 by 1 करके किया है। और जो बिल्कुल आमादे थे खून पर जान लेने पर, उनको इनकाउंटर करने में भी उन्होंने एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, आप नक्सली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में आपने शोहरत हासिल कर ली है। तो मित्रों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो आपको जैसा कि पता ही है कि 1990 में पहली बार पखानजोर इलाके में एक सिपाही को एम्बुश लगा के नक्सलाइट ने मार के इसकी शुरुआत की थी। और 20 मई 91 को उन्होंने एक चुनाव दल जो है, जो राजीव गांधी जी की हत्या के एक दिन पहले की बात है, वो जो मतदान दल आ रहा था उस पर भी हमला उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद जो है, ख़ासतौर से जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का विकास और नक्सलवाद का विस्तार दोनों साथ साथ होता रहा। और 25 मई 2013 की झीरम घाटी कांड को कौन भुला सकता है, जिसमें न सिर्फ पुलिस के जवान शहीद हुए, नेताओं के सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और उसके साथ ही जो है कई बड़े नेता, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, आनंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल सहित कई उदय बुदलियार विधायक थे जो राजनांदगांव से, वो सारे लोग उसका शिकार हो गए। एक चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो बच गए किसी तरह, क्योंकि वो किसी काम से मुंबई गए हुए थे। शायद भूपेश बघेल भी उस वक्त नहीं थे उस दौरान, वरना वहाँ वो चुन चुन कर और गिन गिन कर नाम पूछ कर मार रहे थे और 1 घंटे तक उन्होंने तांडव किया था। आपको ये भी बता दूं कि महेंद्र कर्मा की जो किलिंग की गई है, महेंद्र कर्मा जब दूसरों को मार रहे थे, महेंद्र कर्मा खुद बाहर निकल कर आए। उनका मैं महेंद्र कर्मा हूँ, मुझे मारो, बाकी लोगों को आप मत करिए। तो उनको मारने के बाद उनके ऊपर डांस किया उन्होंने, यहाँ तक कि उनके ऊपर मतलब पेशाब तक की, मतलब इस तरह से कितना उनके प्रति वो जहर भरा हुआ था नक्सलवादियों के मन में। लेकिन बाकी बेकसूर का क्या गुनाह था। तो कुल मिला के यहाँ पर CRPF की तैनाती हुई लंबे समय, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में अकेला वो चीज़ ये नहीं हो सकती थी। लेकिन 2019 में सुंदरराज साहब ने, P सुंदरराज साहब आए और फिर उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट करा। STF भी बना पर्टिकुलरली इसके लिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स है। और वो अभियान को धीरे धीरे उसका पूरी प्लानिंग करके इनको कैसे घेरा जाए, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से बैठ के बात करते हैं वो अलग है, लेकिन जो अबुझमाड़ और जिस तरह से वहाँ का दंडकारण्य इलाका है, सब सारा दंतेवाड़ा, और एक तरफ आपका मलकानगिरी लगता है उड़ीसा का, दूसरी तरफ आपका तेलंगाना जो पहले आंध्रा कहलाता था, वारंगल डिस्ट्रिक्ट लगता था। यहाँ उनने राजनांदगांव के जरिए जो है, बालाघाट के जरिए चंद्रपुर और गढ़चिरौली तक पूरा अपना गलियारा बना रखा था। एक जगह वारदात की, दूसरी जगह छुप गए। फिर जब ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुए और P सुंदरराज साहब के सामने ही ये 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब पूरे देश से नक्सलवाद की सफाई का ऐलान करते हुए 31 मार्च 2025 की डेडलाइन फिक्स कर दी, तो अब उसमें बहुत चंद दिन बाकी हैं। अब सवाल यही उठेगा कि कुछ जो चंद गिने चुने नक्सली बचे हैं उनके साथ क्या हो, क्या वो सरेंडर करेंगे या फिर वो इनकाउंटर का शिकार होंगे। दोस्तों, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, भूमिका लंबी हो गई थोड़ा सा, मैं सीधे P सुंदरराज साहब के सामने आना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी, जब यहाँ आपने मोर्चा संभाला, हालांकि उसके पहले भी आप इस बस्तर की तासीर से आप अवगत थे, तो आपने किस तरह से चीज़ों को अपना प्लान आउट किया और उसको एग्जीक्यूट किया। सबका नमस्कार। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट संकल्प है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत। इसी संकल्प के तहत हमारा सुरक्षा बल के हर एक सदस्य
क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथ ही पुरानी जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस और अन्य स्टेक होल्डर्स है, सभी ने अपना रिसोर्सेज को इस दिशा में मोबिलाइज किया है और वर्तमान की परिस्थिति में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। शेष कुछ गिने चुने माओवादी कैडर बचा है। विगत समय में हमारा कार्य योजना रहा जो विश्वास, विकास, सुरक्षा, सेवा और न्याय, इस कार्य योजना तक जो की गई कार्य के परिणाम स्वरूप अभी काफ़ी एक मजबूत स्थिति में हम पहुँच गई है और आने वाला बहुत जल्दी ये नक्सल गतिविधि बस्तर क्षेत्र से और संपूर्ण भारत देश से मुक्त होगा। और जैसा शासन की जो मंशा है नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त बस्तर, ये परिकल्पना या आशा है पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। जैसे केंद्र सरकार की पहल है, तो इसलिए अब आपको लगता है कि जो बचे कुछ 40 लोग हैं 5-6 ग्रुप में, इनमें कुछ ही नामी गिरामी लोग बचे होंगे, तो उनको पूरी तरह घेर लिया गया। वो उनके लिए ना मलकानगिरी जाने का रास्ता है, ना वारंगल में घुसने का रास्ता है, ना गढ़पुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जाने का रास्ता है। बालाघाट तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर चुके हैं नक्सलाइट फ्री। तो सर ऐसी स्थिति पे आपने अब क्या 31 के तक का क्या प्लान सोचा और 31 के बाद का क्या योजना? माओवादी संगठन के शेष कुछ कैडर्स अभी भी जो हिंसा के रास्ते पर है, काफ़ी संख्या उनका कम हो गई है। पहले जैसा माओवादियों की संख्या है दंडकारण्य इलाका में, यदि 4-5 वर्षों के पहले यदि हम बात करेंगे 4000 के आसपास संख्या हुआ करते थे, वो संख्या कम होते होते अभी काफ़ी गिने चुने मतलब डबल डिजिट में संख्या पहुंच गई है। और उनमें से सिर्फ लीडरशिप में देखा जाए तो मात्र 1-2 कैडर्स ही जो अभी भी जो उसी ग्रेड का है जो माओवादी संगठन के लीडरशिप में है। उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आ जाए बेहतर होगा। नहीं तो हमारा सुरक्षा बल सक्षम है, जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और अन्य जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, सभी ने एक मजबूत संकल्प के साथ काम किया। उसी ऑपरेशन परिणाम कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ जाएगा, इसलिए समय रहते हुए आ जाएगा बेहतर होगा, नहीं तो कार्रवाई को उनको सामने करना पड़ जाएगा। दूसरी ओर जो 31 मार्च के बाद जैसा नक्सल मुक्त बस्तर के जो उस विषय को यदि हम आगे बढ़ाते हुए इलाकों में विकास कार्य को भी गति देना है, मूलभूत सुविधा जैसा रेशन दुकान से लेकर आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा है और जितना भी अन्य जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उससे क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है। उसी में जिला प्रशासन और अन्य संबंधित सभी विभाग ने आपस में कोऑर्डिनेट कर काम करेंगे और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप इन इलाका में विकास कार्य को गति दिया जाएगा। यह मार्च 31 के बाद हमारा अगली जो कार्य योजना शासन के दिशा निर्देश में की जाएगी। जैसे कि पता ही है कि जो DM अवस्थी जो तत्पूर्व DGP थे, उन्होंने एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के चीफ होते हुए भी कुछ ज़मीन तैयार की थी और उसको फिर आपने बहुत तेज़ी से और बहुत मल्टी डायमेंशनल उसको एक्सपांशन किया। तो अब जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जहाँ तक सवाल है उसके सहयोग का, तो CRPF तो मेरे को लगता है काफ़ी एक डेकेड से ज़्यादा, 1 दशक से ज़्यादा लंबे समय से थी, लेकिन जो BSF और ITBP के साथ में आपको हेलीकॉप्टर्स वगैरह सहयोग एयरलिफ्टिंग के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, इसने कितनी हेल्प किया आपको? निश्चित रूप से आज हम जो परिणाम देख रहे हैं इसके पीछे काफ़ी एक मजबूत टीम का वर्क है और उसमें पूर्व में भी जितना भी हमारा जो वरिष्ठ अधिकारी रहा और बल सदस्य रहा, सभी ने अपना अपना समय पर एक कार्य योजना के तहत काम को आगे बढ़ाए थे और शासन का हमेशा मार्गदर्शन रहा, उसी और क्षेत्र की जनता का भी हमेशा सहयोग और समर्थन रहा और जनप्रतिनिधि का और सभी जो स्टेक होल्डर्स का काफ़ी अच्छा एक कोऑर्डिनेशन और सहयोग रहा। इसी कारणवश हम आज ये परिणाम तक पहुंच पाए थे। और जैसा अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसा CRPF काफ़ी पुराना समय से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में बस्तर पुलिस को साथ दिया और बाद में BSF, ITBP, SSB भी एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए इंडेट हुआ। CASF भी इधर हमारा यहाँ तैनात है। RPF है जो रेलवे पुलिस फोर्स, उनका भी कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स का प्रोटेक्शन के लिए उनका भी तैनाती है। इस प्रकार सभी जो स्टेक होल्डर्स और CASF एंड CRPF ऑल्सो, RPF भी है, CRPF भी है और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपना अपना भूमिका है और काफ़ी अच्छी तरीके से स्थानीय पुलिस को उनको कोऑर्डिनेशन किया और सहयोग दिया, समर्थन दिया। और इंडियन एयरफोर्स का भी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है जिन्होंने बीच जंगल में यदि हमारा कोई जवान घायल हो जाते उसके इवैक्यूएशन के लिए जाकर उनकी जान बचाया। इस प्रकार ऐसा अनेक उदाहरण जहाँ पर हमारे जवानों को जान का रक्षा इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, BSF का Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के द्वारा की गई। और अन्य स्टेक होल्डर सुरक्षात्मक कारण से मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता है, लेकिन उनका भी काफ़ी अच्छा भूमिका जो
आसूचना एजेंसीज का भी काफ़ी भूमिका है। इस प्रकार एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के परिणाम ही हम आज ये मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। हम आने वाला समय में गार्ड डाउन नहीं कर सकता, हम उतने ही सतर्क होकर आने वाले समय में भी एक एक कदम सावधानीपूर्वक और मजबूती से आगे ले जाएगा, ताकि नक्सल गतिविधि समाप्त होने के पश्चात आने वाला जो मिशन है, जो आने वाला काम है, जैसा क्षेत्र को मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करना है, जनता को और सशक्त करना है, इन सब काम में शासन की दिशा निर्देश अनुरूप हम काम करेगा। अच्छा, ये मतलब मध्य प्रदेश अनडिवाइडेड जब था तो उसके एक हमारे सीनियर ऑफिसर मित्र भी थे, वो यहाँ बस्तर में एसपी आईजी थे। मैं उनसे फ़ोन पर अक्सर फीडबैक लेता था। वो कहते थे मैं तो रोज़ रात को जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जो है अपने दिन गुजार रहा हूँ। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए, उलट हो गए। अब आज हनुमान चालीसा पढ़ने के दिन जो है वो माओवादियों के आ गए, जो कि उस चीज़ को भरोसा नहीं करते हैं। तो इतना इस बदलाव के पीछे जो आपने जो लोकल लोगों को भर्ती किया, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के रूप में, और उसके ये जो हेल्थ हाइट के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी डाउन किया, बिकॉज ऑफ ये फैक्टर था कि उनको वहाँ की ज्योग्राफिकल जानकारी ज़्यादा है और उनके पास इंफॉर्मेशन इनपुट भी ज़्यादा है। तो उसने कितनी मदद आपको की? स्थानीय युवा युवतियों को खुद अपना क्षेत्र की सुरक्षा विकास के लिए एक अवसर दी गई। काफ़ी बड़ा एक गेम चेंजर के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि पूर्व में जनरल भर्ती हो तो उस समय इधर का जो लोकल जनजाति जो वर्ग से जो हमारे युवा युवती हैं, उनका कहीं ना कहीं अवसर ज़्यादा नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका हाइट के हिसाब से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। इस विषय को देखते हुए शासन द्वारा एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव DRG में, बाद में बस्तर फाइटर्स में, इवन CRPF भी अपना बस्तरिया बटालियन एक विशेष दल गठन किया, उसमें भी उन्होंने स्थानीय भर्ती की गए थे। इन सब के कारण से इधर की युवाएं होती जिसका भूगोलिक परिस्थिति का अच्छा जानकारी है, स्थानीय भाषा बोली की जानकारी है, रीति रिवाज की जानकारी है, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस में इंडक्ट करना, और जो नक्सल का जो मोडस ऑपरेंडी को काफ़ी अच्छा जानकारी भी थी उन लोगों का, और किस तरीके से जंगल में चलना है, जो युद्ध कैसा लड़ना है, ये सब के बारे में उनका काफ़ी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थे। उनके कारण से यानी जो जितना भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है और कोबरा और STF सबके साथ मिलकर ये लोग बेहतरीन काम किया, जिसके परिणाम आज नक्सल का क्षेत्रफल भी पूरा सिमट गई है, संख्या बल भी लगातार कम होते आ रहा है और अभी लगभग शून्य होते जा रहा है। मुझे लगता है DRG का जो गठन हुआ वो आपके कार्यकाल के दौरान 2022 के आसपास हुआ ना? नहीं, DRG का जो गठन है 2015 में हुआ है, उसके बाद बस्तर फाइटर्स 2022 में हुआ है। और DRG और बस्तर फाइटर में सामान्यतः ये है, मतलब CRPF के बस्तरिया बटालियन, उसके पहले जैसा 2017-18 की अवधि में बस्तरिया बटालियन गठन हुआ। इस प्रकार अलग अलग अवधि में अलग अलग जो स्पेशल फोर्सेस के माध्यम से जो स्थानीय युवा युवतियों का अवसर दी गई, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। जैसा कि आपके ऑपरेशन से 7 महीने की मेहनत को देखते हुए लग रहा है कि जो पशुपतिनाथ से जो है तिरुपति तक का जो कॉरिडोर का सपना था और एक पृथक दंडकारण्य राज्य की स्थापना का जो एक मकसद था, वो तो काफ़ी पीछे छूट चुका है। तो अब ऐसे हालात में जो बीच पे जो इस नक्सलवाद को यहाँ की जड़ें जमाने में केवल पुलिस ही, मेरा जो अनुभव रहा, केवल पुलिस ही निशाने पे रहती थी, उनको ही मारा जाता था, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही मारा जाता था। लेकिन दूसरे विभाग जो सरकारी थे उनको नहीं टच करते थे वो। ख़ासतौर से जो वन विभाग वहाँ जंगलों की कटाई का जो मामला हुआ, तो ऐसा भी आता था कि वहाँ के जंगल के जो अफसर हैं वो नक्सलाइट के सामने कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में आते थे। सड़क बनाने वाले जो थे ठेकेदार, वो भी उनको बहुत भारी रैंसम देते थे, और उनका जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इतना खड़ा हुआ था कि ना वो अपने लिए भी सर्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अर्बन नक्सलीस को भी सपोर्ट कर रहे थे, जो उनका दिल्ली, भोपाल और रायपुर में बैठ के जो है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। तो 31 अप्रैल के बाद क्या आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो उनके साथ दो कॉन्स्पिरेसी करके उनके साथ में जुड़े, उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया? मुझे तो पता है कई ऐसे भी आते थे जो पार्ट टाइमर नक्सलाइट होते थे, जो यहाँ के कमाते थे और फिर आके वारंगल में अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते। तो उन लोगों पर आपकी निगाह रहेगी? अर्बन नक्सलीज जो है, which was ultimately more dangerous than the person who was fighting in the deep forest area.
समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा जिससे जिन्होंने नक्सलवाद से प्रभावित नहीं रहा, क्योंकि नक्सल पुलिस को प्राथमिकता से एक टारगेट बनाते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसा कई उदाहरण है जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड जो एजेंसीज है उनके ठेकेदार, उनके मजदूर को टारगेट किया गया, उनका जान चला गया, उनका गाड़ियों को जला दिया गया। और जैसा ऐसा टीचर्स है जो शिक्षा दूत के रूप में क्षेत्र के बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए जो काम करते थे, उनके ऊपर भी पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर उन्हें हत्या किए गए थे। इस प्रकार व्यापारी से लेकर पत्रकार साथियों को भी मोदी द्वारा टारगेट किए गए थे और जनप्रतिनिधि का भी कई नुकसान हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों को भी काफ़ी दिक्कतों के सामने करना पड़ा। इसलिए नक्सलवाद से समाज के लगभग सभी वर्ग ने, आम जनता तो काफ़ी समस्या को झेलना पड़ा। यदि आंकड़ा के हिसाब से यदि हम बात करेगा, लगभग 2000 से अधिक निर्दोष ग्रामीण महिला, बच्चे, बुजुर्ग का नक्सल हिंसा का शिकार होना पड़ा, उनकी जान चले गए थे। 1500 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य का शहादत हुई इस 25-30 साल की अवधि में। और ऐसा कई निर्दोष जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण है और पत्रकार साथी, उनका भी जान चला गई थी। इसलिए नक्सलवाद से कहीं न कहीं सभी लोग ने पीड़ित रहा, प्रभावित रहा। और जैसा उन समस्या को समाधान करने के लिए सबका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। और दूसरी बात है, जैसा जो मार्च के बाद फिर आर्म्ड सशस्त्र महोदय आंदोलन अभी समाप्त होते नजर आ रहा है और समाप्त हो भी जाएगा और होना भी चाहिए। उसके बाद फिर कोई भी व्यक्ति या कोई समूह है अपना बात को रखने के लिए, समाज के बीच में रखने के लिए, शासन के समक्ष रखने के लिए, उनके पास कानूनी प्रावधान के तहत और संवैधानिक प्रावधान के तहत जो अधिकार है उतना तक वो अपना काम कर सकता है। लेकिन यदि कोई नियम तोड़कर काम करेगा, जो संवैधानिक प्रावधान को विरुद्ध में यदि कोई काम करेगा या कोई कानून के विरुद्ध में कोई हरकत करेगा, फिर उनके ऊपर पुलिस का, प्रशासन का, शासन का हमेशा निगरानी रहेगा और समय पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति, समूह जो अपना बात को रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत ही काम करना चाहिए, वो तो नियम भी, कानून भी हुई है। यदि किसी को कोई प्रभावित करे, इसको कोई विरुद्ध में कोई हरकत करेगा, उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। टर्मिनोलॉजी अलग अलग दिया जाता है, पहले मतलब अर्बन नक्सल का टर्मिनोलॉजी दी जाती है, या नक्सल सपोर्ट सिस्टम, या लीगल एड सिस्टम, या नक्सल का सप्लाई नेटवर्क, इस प्रकार का अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है। और अन्य जो इलाका में भी इस प्रकार का कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स के लिए कोई साथ देने वाला जो कई मॉड्यूल को भी अलग अलग स्टेट्स में ब्रेक किया गया, उस प्रकार बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई हरकत सामने आएगा तो फिर निश्चित रूप से जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए और कानून व्यवस्था स्थिति को बनाए रखने के लिए और शासन का जो संवैधानिक प्रावधान को मजबूत रखने के लिए हमको आवश्यक कार्रवाई